नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बड़ी बहस की शुरुआत हम आपको एक सुपरहिट फिल्म के सुपरहिट डायलॉग के साथ करवाना चाहते हैं। इस डायलॉग का आज की इस बड़ी बहस से क्या ताल्लुक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप वो डायलॉग सुन लीजिए जिसके जरिए फिल्म राउडी राठौर में अक्षय कुमार ने अपने किरदार की शान बघारी थी। कैसे, वो खुद आप देख लीजिए। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। प्रदीप भी ध्यान रखिएगा क्या बोला है, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं जरूर करता हूं। हम नेताओं की बात करेंगे, कैसे किस परिप्रेक्ष्य में, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं कि इसका मतलब और परिप्रेक्ष्य क्या है। डेफिनेटली मैं वो करता हूं जो नहीं बोलता हूं। आपको नहीं लगता कि ये डायलॉग हमारे नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठता है? उत्तराखंड की तबाही के शुरुआत के दिनों में हर नेता एक ही रट लगाए हुआ था कि इस त्रासदी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ना करते अब सारे नेता एक ही काम कर रहे हैं, और वो है उत्तराखंड की तबाही पर राजनीति। यह राजनीति बयानों से शुरू हुई, फिर क्रेडिट लूटने के फेर में नौबत हाथापाई तक आ गई, और अब सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड की आफत को सियासी मुद्दा बनाया जा चुका है। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या उत्तराखंड की त्रासदी ने राजनीति का पाखंड बेपर्दा नहीं कर दिया? क्या तबाही पर ट्विटर पर ओछी राजनीति ठीक है या ठीक नहीं है? क्योंकि वॉर हो रही है ट्विटर की, सोशल मीडिया पर ये वॉर हो रही है। ये वॉर ग्राउंड पर नहीं लड़ी जा रही, सोशल मीडिया यानी साइबर स्पेस पर लड़ी जा रही है। उत्तराखंड में सैकड़ों लाशें अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही हैं। भूखे प्यासे लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है। हजारों बेघर छत के लिए तरस रहे हैं। न लाशों को आग मिली, न भूखों को खाना, और न बेघरों को छत। लेकिन राजनीति करने वालों को त्रासदी पर सियासत का मौका जरूर मिल गया। सियासी जंग की शुरुआत सुषमा के इस ट्वीट से हुई। उत्तराखंड की सरकार तबाही से निपटने में नाकाम रही है। इस नाकामी के लिए उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। इसका जवाब मनीष तिवारी ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली पर निशाना साधने वाले इस ट्वीट से दिया। माननीय विपक्ष के नेताओं को सीबीआई के स्वायत्तता पर सरकारी प्रस्ताव की आलोचना का समय है, जबकि उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश तक नहीं किया गया है, लेकिन उनके पास उत्तराखंड जाने का वक्त नहीं है। क्या दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को किसी ने तबाही के शिकार उत्तराखंड के लोगों से सहानुभूति जताते या वहां जाते देखा सुना है? ये उस पार्टी की बात है जो कांग्रेस नेताओं के दौरे की आलोचना करती है। आंसू अगर आप नहीं पोंछ सकते, किस तरह से बच्चे रो रहे थे, किस तरह से बहस जो बुजुर्ग लोग रो रहे थे, किस तरह से पीड़ा में भारतीय लोग जो 1 लाख से ज्यादा लोग जो वहां पे थे, किस तरह की आप टीवी टेलीविजन में आप लोगों ने दिखाया है, सब लोगों ने दिखाया है कि किस तरह की दृश्य था। उसके बाद भी आज इतने दिन हो गया, जो लोग गए नहीं। कुछ देर बाद सुषमा का जवाब आया। हम उत्तराखंड इस वजह से नहीं गए क्योंकि गृह मंत्री ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हमारे दौरे से राहत कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, खुद उन्हें भी नहीं। इसके फौरन बाद सुषमा ने कुछ और तथ्यों के साथ एक और ट्वीट किया। सच तो ये है कि मैंने ही आपको जगाया और तबाही की भयावह स्थिति से आगाह किया जब 18 जून को गृह मंत्री से मैंने बात की और इस बारे में ट्वीट किया। जो व्यक्ति आदेश का पालन कर रहा है उसके विषय में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो व्यक्ति कायदा कानून तोड़कर वहां पहुंचता है, आईटीबीपी का गेस्ट हाउस खाली कराया जाता है, एनडीएमए की 8 साल तक बैठक नहीं होती, प्रशासन के बीच में, राज्य प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो उन चीजों पे प्रश्न कर रहा है वो राजनीति कर रहा है। सुषमा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और अगले ट्वीट में उन्होंने उत्तराखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली।
जो संकट के समय शासन नहीं चला सकते, उन्हें सरकार में एक दिन के लिए भी बने रहने का हक नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी खुद एक राष्ट्रीय आपदा है और ऐसी राष्ट्रीय आपदा है जिसने कि देश में कई तरह की समस्याएं खड़ी करी है। इसलिए देश को जब तक कांग्रेस पार्टी की इस से निपटना होगा और कांग्रेस पार्टी से निजात दिलाना होगा देश को। ये जंग खत्म नहीं हुई और दोपहर 12 बजे मनीष तिवारी ने आग में घी डालने वाला ट्वीट किया। अगर विपक्ष के नेता गृह मंत्री की सलाह मानती हैं, तो ये बात बीजेपी अध्यक्ष और चुनाव समिति के अध्यक्ष पर लागू क्यों नहीं हुई? अलग अलग लोगों के लिए मानदंड अलग हो जाते हैं। उत्तराखंड में तबाही पर राजनीति होगी, ये तो पहले ही तय हो चुका था। फिर भी नेताओं की बातों से थोड़ी उम्मीद बंधी थी कि वो कम से कम राहत और बचाव का काम पूरा होने तक तो राजनीति से बाज आ जाएंगे। सरकार क्या कर रही है, ना क्या नहीं कर रही है, इसको मैं कोई सियासी रंग नहीं देना चाहता हूं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय अपने आप को प्रोजेक्ट करने का नहीं है। लेकिन संवेदनशीलता दिखाने के राजनीतिक दावे उत्तराखंड की तबाही में दफन हो गए और देश के लिए सवाल छोड़ गए कि क्या संवेदना और सियासत के बीच दूर दूर का भी रिश्ता नहीं बचा। यतेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दुख होता है, क्षोभ होता है, कभी कभी कश्मकश भी होती है दिल के अंदर कि क्या वाकई ये हमारे नेता हैं जो हमें और हमारे देश को आगे ले जाएंगे, जो इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे लोगों की लाशों पर। एनडीएमए का जो नया आंकड़ा आया है उसके हिसाब से 11,400 लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लगभग 1,000 शव पहचाने जा चुके हैं, लेकिन उन 11,400 लोगों का क्या? यही नहीं, खच्चर, वहां पर रामबाग से लेकर केदारनाथ तक जाने का जो सबसे बड़ा जरिया था उसकी भी कोई खबर नहीं है। रामबाड़ा पूरी तरह से बह चुका है। गौरीकुंड की तबाही सबको पता है। केदारनाथ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। गंगोत्री में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लगभग 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने लोगों की जान बचाने में असफल है। इसके बावजूद भी हम राजनीति कर रहे हैं और वो राजनीति भी हो रही है ट्विटर पर। प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, मेरे साथ सतपाल जैन साहब जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो चंडीगढ़ से जुड़े हैं। कमाल फारूकी साहब जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भक्त चरण दास साहब भी जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उनके साथ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ट्विटर क्या ऐसी चीज हो गई है कि जमीन की राजनीति तो भूल गए लोग, लेकिन ट्विटर की राजनीति लोगों ने शुरू कर दी है। क्यों प्रदीप सिंह जी? नहीं, देखिए, राजनीति बदल गई है दीपक जी। जिस तरह से मीडिया बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, तो अपनी बात कहने के तरीके भी बदल गए हैं और नेताओं के लिए अवसर भी कई मंच मिल गए हैं जो आज से 10 साल या 5 साल 15 साल पहले नहीं थे। लेकिन मैं आपकी इस अवधारणा से थोड़ा सा असहमत हूं। किसी भी जनतंत्र में देखिए, एक पक्ष सत्तारूढ़ दल होता है, एक विपक्ष होता है, और स्वस्थ जनतंत्र में ये जरूरी है कि जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी चुनी हुई सरकार की। और विपक्ष की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार जहां भी इस मामले में, इस मुद्दे पर, इस मसले पर नाकाम हो, असफल हो, वो लोगों को बताए। संविधान में ये व्यवस्था दी है कि विपक्ष का काम सरकार को एक्सपोज करना, उसको अपोज करना और अल्टीमेटली संवैधानिक तरीके से डिपोज करना। ये 3 बड़ी जिम्मेदारियां विपक्ष को दी गई हैं। अब सवाल ये है कि राजनीति हो रही है, लाशों पर कहा जा रहा है, ठीक बात है, कोई गलत भी नहीं है इसमें, लेकिन सवाल ये है कि कब ये मुद्दे उठाए जाएं। अगर मान लीजिए एक प्रदीप सिंह जी, नहीं, मैं मुद्दे उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूं। टाइमिंग, हाँ, वही 15,000 लोग आसपास के इलाकों में हैं, कई हजारों लोग फंसे हुए हैं, स्थानीय जनता प्रभावित है, लाशों का कोई पता ठिकाना नहीं है, मास क्रीमेशन किस तरह से हो रहा है कुछ नहीं पता है, क्या पॉलिसी है किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद बयान दिए जा रहे हैं। मुझे आपत्ति इस बात पर है। क्या इस आपत्ति से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल यह है कि ये सवाल कब उठाए जाए, उसकी टाइमिंग क्या हो।
सवाल यह है कि जो लोग इस आपदा में बह गए या जिनका पता नहीं है, उनका पता लगाना सरकार का काम है। लेकिन सरकार का एक और काम है कि जो बचे हुए हैं वो सुरक्षित रहें, वो जीवित रहें। कम से कम जो बचे हुए हैं वो तो बचे रहें। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, थोड़ा सा तथ्यों पर ध्यान दीजिए आप। मौसम विभाग, अंग्रेजों के जमाने से एक व्यवस्था बनी आ रही है कि पहाड़ी इलाकों में खास तौर से मौसम विभाग समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है। डीएम को जाती है, राज्य सरकार को जाती है, और जब से ये एनडीएमए बना है तब से इनको भी जानकारी भेजी जाती है। 14 जून को ये मौसम विभाग ने एडवाइजरी भेजी कि बारिश और भारी बारिश होने की आशंका है, तो ऐसे में लोगों का ऊपर जाना रोक दिया जाना चाहिए। 4 धाम यात्रा को रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए। और उसके बाद 17 जून को फिर वो कहते हैं कि बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। सवाल ये है कि इस एडवाइजरी पर राज्य सरकार ने क्या किया? ठीक है, एनडीएमए जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, उसने क्या किया? अगर इस लापरवाही की वजह से 10,000, 11,000 जो लापता है, मान लें कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, इतनी जाने जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल तो उठेगा ही ना। ये सवाल उठेगा, बिल्कुल ये सवाल उठेगा। लेकिन सतपाल जैन साहब, सीधे सीधे जब आपदा कंट्रोलिंग की बात हो रही है, उस वक्त सुषमा स्वराज जैसी वरिष्ठ नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन विजय बहुगुणा का इस्तीफा मांगती है। क्या संकेत देना चाहती हैं वो? जो राहत और बचाव काम है इंस्टॉल हो जाए और उत्तराखंड में एक नई कांग्रेसी राजनीति फिर से शुरू हो जाए। आपने इस कार्यक्रम के शुरू में जो सारी भूमिका बांधी है और जो वहां के हालात आपने दिखाए हैं, मैं समझता हूं कि वो हालात स्वयं में श्रीमती सुषमा स्वराज ने जो टिप्पणी की है उसके औचित्य को साबित करते हैं। सुषमा स्वराज जी सबसे पहली नेता थी जिन्होंने 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री को फोन करके बताया कि आपकी सरकार उत्तराखंड की आपको सही जानकारी नहीं दे रही है, वहां पूरा का पूरा क्षेत्र बह गया है, हजारों लोग मारे गए हैं। और उसके बाद सारे देश का ध्यान उसकी तरफ खींचा गया। श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर पर जो भी लिखा है उसमें आपको सिर्फ एक वाक्य पर आपत्ति है कि उन्होंने ये क्यों कहा कि जो सरकार अक्षम है उस सरकार को डिसमिस किया जाना चाहिए। जो सारे तथ्य आज सामने आए हैं दीपक जी, वो बहुत ही, मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शर्मनाक हैं। उत्तराखंड में पिछले 15 दिन से सारे क्षेत्र में सरकार नाम की चीज कहीं नहीं है। मरे हुए लोगों की उंगलियां काटकर उनकी अंगूठियां निकाली जा रही हैं। मरे हुए लोगों के कपड़े उतारकर लोग अपनी ठंड दूर कर रहे हैं। जो लोग यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वहां चाकू की नोक पर उनको लूटा गया। जो राशन वहां कहा जा रहा था, राशन वहां बटा नहीं। जो 2-2 हजार रुपए लोगों को बांटे जाने थे, वो 500-500 रुपए देकर लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए। जो जिंदा हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। जो मृत हैं उनको भी लूटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक अक्षम सरकार को अगर अक्षम कहा गया है और उस सरकार के बारे में यह कहा गया है कि ऐसी अक्षम सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, तो मैं समझता हूं कि श्रीमती सुषमा स्वराज ने जो वास्तविक स्थिति है उसका ही प्रकटीकरण किया है और देश की जन भावनाओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। जो कुछ मीडिया इस सारे क्षेत्र के बारे में दिखा रहा है, मैं समझता हूं कि वो सारी स्थिति किसी भी सरकार के लिए इतनी शर्मनाक है कि उस सरकार को एक भी सेकंड अब इस अपने पद में रहने का हक नहीं है। और लेकिन सतपाल जैन जी, आपकी पार्टी कहती थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे मैं राजनीति नहीं करूंगा, हमारी पार्टी का कोई राजनीति नहीं करेगा, हमारी तरफ से कोई राजनीतिक बयान नहीं आएगा। अब क्या हो गया एकाएक? अभी तो लाशें तक नहीं उठी है, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुए हैं, अभी ये तय नहीं हुआ कौन जिंदा कौन मरा, उसके बावजूद आपको राजनीति सूझ रही है। ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? ये घटना हुई है 15 तो क्या है ये? अगर ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? ज्यादा समय हो चुका है। ये एक वास्तविकता, ये एक सच्चाई की व्याख्या करना है। एक अक्षम सरकार जो 15 दिनों में ये नहीं पता लगा पाई कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग जिंदा हैं, उन तक पानी भोजन नहीं पहुंचा पाई, तो मुझे बता दीजिए, समय सीमा आप तय कर दीजिए, कब तक इसका इंतजार करेंगे? क्या ऐसी अक्षम सरकार को, जो अभी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं प्रदीप सिंह जी जो बात कह रहे थे, इस सरकार को इससे बड़ी अक्षमता क्या होगी कि सिर्फ सेना के जवानों ने
आईटीबीपी के जवानों ने, एयरफोर्स के जवानों ने जो मदद की है उन्होंने की है। सरकार नाम की कोई चीज वहां पर नहीं है। ऐसी एक्शन सरकार को आप मुझे सीमा बता दीजिए, कितने दिन और बर्दाश्त करना चाहेंगे आप? जब तक लाशें सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, जब तक लोग भूख से मर जाएंगे, चलिए मर जाएंगे, क्या इसकी कोई सीमा होगी? मैं आगे चलता हूँ। नहीं निकाल पा रही है, इसलिए सरकार को चलने दिया जाए। मैं कमाल भाई के पास चलता हूँ। को ना बताया जाए। सच्चाई बताना राजनीति नहीं है, सच्चाई छुपाना राजनीति है। अच्छा, सच्चाई छुपाना राजनीति है, मतलब आप मान रहे हैं कि अगर मैं सच्चाई छुपाऊंगा तो मैं राजनीति कर रहा हूं? मेरा आपसे नहीं है, मेरा कहना है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मंत्री राजनीति कर रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे कि ये अक्षम सरकार को हम क्यों रहने दे रहे हैं, ये अक्षम सरकार क्यों रहने के काबिल है, क्यों लोगों के पास भोजन नहीं पहुंचा, क्यों लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा, क्यों, जैसा प्रदीप सिंह जी ने कहा, जब इस सरकार को जानकारी मिल गई थी कि मौसम खराब हो रहा है, हजारों लोगों को क्यों आगे जाने दिया गया, क्यों आज तक उनके पास पानी नहीं पहुंचा, क्यों आज तक लोगों के पास खाना नहीं पहुंचा, क्यों मृत लोगों की उंगलियां काटकर लोगों ने अंगूठियां निकाली, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ये सारी सच्चाइयां जनता बस करो यार, बस करो, तो बस करो यार, मत करो ऐसा। राजनीतिकरण नहीं है। कमाल फारूकी साहब को सुन लेते हैं। कमाल फारूकी जी, आप उद्वेलित हो रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप सतपाल जैन साहब को? दीपक भाई, जो आपने जिस मुद्दे की तरफ इशारा किया था वो बहुत अहम मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से सतपाल साहब जो है वो हमारे दिलों के जख्मों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बहुत ही अदब से अपने प्रदीप भाई का भी कहता हूं कि ये वक्त वो नहीं है, ये कोई मैन मेड क्राइसिस नहीं है, ये नेचर की तरफ से क्राइसिस आई हैं जिसको हमको सबको बैठकर इकट्ठा करके करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचें। जिस गलतियां असेस करने का टाइम आएगा, जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें रह जाएंगी, रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीजें हैं और पता चलेगा किसने क्या गलती करी है क्या नहीं करी। लेकिन इस वक्त ये बार बार ये किसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं? वो ये कोई सरकार थी, वो तो हम जो ह्यूमन वैल्यूज हमारी खत्म हो रही हैं कि हम उंगलियां काट रहे हैं और ये काट रहे हैं, 4 मरतबा ये कह चुके। इनको इस दुखित टाइम के अंदर कम से कम कुछ चीजों के ऊपर जिसमें कोई सरकार का या किसी अपोजिशन का वो नहीं है, रोल नहीं है, ये इंसानियत टूट रही है उसके ऊपर है ये रोल। तो इसको बार जख्म हरा क्यों कर रहे हैं? इस वक्त हम सबको मिलकर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो वहां पर लोग बाग बचे हुए हैं, जिस तरह से एक हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने गांव अडॉप्ट कर लेंगे, जिस तरह से हमारी सरकार ने अपना सारा पैसा जो पुराना वाला इनकी तरफ ड्यू था वो करने की कोशिश करी, और बाकी सारी चीज हो रही है। और चाहे गुजरात करे, मध्य प्रदेश करे, हम अगर कुछ गांव अडॉप्ट करके वहां पर काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये दूसरी बात बड़ी अजीब कही इन्होंने, अरे भाई जो मिलिट्री फोर्सेज और जितने भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सरकार से अलग थोड़ी है, वो पूरा ओवरऑल एक गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं और वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए। और जहां तक इन्होंने इस तरह की बात कही है, रेजिग्नेशन मारा, अरे भाई कुछ तो शर्म करो यार। 2002 के अंदर इससे बुरे वाकयात मैन मेड क्राइसिस थे, इंसान ने क्राइसिस क्रिएट किए थे, तो वहां सब चिल्ला रहे थे लोग बाग कि हटाओ इसको मंत्री को, लेकिन खुद उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा था धर्मराज रखो, राजधर्म अपनाओ। उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रही थी बात। जो वी मस्ट मेक ए डिफरेंस कि कौन सा नेचर की तरफ से तबाही आ रही है और कौन सा मैन मेड तबाही आ रही है। जो नेचर की तरफ से तबाही आ रही है, हम सबको मिलकर, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या और दूसरी पार्टी हो, सबको सर जोड़कर इस वक्त कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस तरह के हम बात कर रहे हैं। ये इनको कहिए कि भाई इस तरह के वाकयात टेलीविजन के ऊपर मत बतलाइए आप कि बच्चे के उंगलियां काट दी, इससे पूरी इंसानियत, पूरे हिंदुस्तानी शर्मसार हो रहे हैं। इस वक्त कोशिश इस बात की कीजिए कि जो लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं उनकी मदद कीजिए। गांवों में जाकर इस वक्त मिलिट्री अपने तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन जगहों पर नहीं जा पा रही है। अब इंसान के बच की ये बात नहीं है कि ऐसी जगहों पर एकदम से चले जाए, तो हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। फारूकी साहब, एक सवाल मेरा भी है। राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, बड़ी अच्छी तकरीर दी। एक सवाल मेरा भी है। आपके एक बयानवीर मंत्री आजम खान साहब, उन्होंने लखनऊ में जब राहत सामग्री के ट्रक को रवाना कर रहे थे तब उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी वो कौन है जो बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं। आप इस बयान को किस ढंग से लेते हैं? नहीं, मुझको वो, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट वो उनका देखा नहीं है, लिहाजा मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं जनरल आपको बात कर रहा हूं। टीवी दिखा रही है भाई, कमाल साहब, टीवी देखते हैं आप, पूरे टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं। नहीं, मैं
मेरे भाई मैं इत्तेफाक से यहाँ था नहीं, इसी वजह से आपने देखा होगा मैं आपको। चलिए हम सुनवा देते हैं आपको, 1 मिनट सुनवा देते हैं। चाहकर मैं भी वो भक्त चरण दास जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि आजम खान के बयान को वो लाइन अप करके रखे, ताकि हम कमाल फारूकी साहब को वो बयान सुनवा दे कि उन्होंने वाकई में राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था। भक्त चरण दास जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भक्त चरण दास जी, आपका सुबह बयान आया कि जो लोग जमीन पर काम नहीं करते हैं वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। भक्त चरण दास जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? भक्त चरण दास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मतलब उत्तराखंड और दिल्ली का संपर्क टूटा हुआ है, मुझे लग रहा है ये संपर्क भी टूटा हुआ है फिलहाल। लेकिन आपको लगता है आजम खान को बयान देना चाहिए कि राहुल गांधी बंदर की तरह उछल कूद करते हैं? देखिए दीपक जी, राजनीति में जो है ना, मर्यादाएं लगातार गिरती जा रही हैं। किसको क्या बोलना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, इसमें सब पार्टियां दोषी हैं। केवल आजम खान की बात नहीं है, दूसरी पार्टियां भी जिस तरह के कमेंट करती हैं दूसरे दलों के नेताओं अपने विरोधियों के बारे में, वो स्तर भाषा का और संवेदना का दोनों लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन एक बात मेरा ये कहना है कि जैसे अभी कमाल साहब कह रहे थे, उन्होंने गुजरात का जिक्र किया। देखिए, हर पार्टी कहीं न कहीं देश में सत्ता में है या सत्ता में रह चुकी है, तो हर प्रमुख पार्टी को यह मालूम है कि सत्तारूढ़ दल की क्या जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की क्या होती है। दोनों भूमिकाएं सब पार्टियां निभा चुकी हैं और हर पार्टी राजनीति करती है। जब अवसर जिसको जैसा मिलता है उस तरह की राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी का जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे वो भी सही कर रहे थे, आज जो बहुगुणा का इस्तीफा मांग रहे हैं मेरी नजर में वो भी सही कर रहे हैं। चलिए, भक्त चरण दास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भक्त चरण दास जी, आपने कहा था जो लोग जमीन की राजनीति नहीं करते वो ट्विटर की राजनीति करते हैं। आपके दो नेता हैं, एक तो अजय माखन, उन्होंने भी ट्वीट किया, मनीष तिवारी आपके सूचना और प्रसारण मंत्री, इन्होंने भी ट्वीट किया। तो ये भी ट्विटर की राजनीति करते हैं, जमीन की नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि अभी भी जो चीज हम लोग कर रहे हैं इस चर्चा के समय में, ये राजनीति ही हम लोग कर रहे हैं और इससे लोगों को भला होने वाला नहीं है। हमें देखना चाहिए क्या हो पाया है, क्या नहीं हो पाया है। और अब भी देखिए, जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके लिए और जो लोग पीड़ित हैं उनको राहत देने के बाद भी उनका जीवन कैसे ठीक से बसे। जो 4200 गांव उजड़ गया है वो गांव कैसे बसे। वहां पे 5 लाख लोग इफेक्टेड हैं, 13 जिला में इफेक्टेड हुआ है। कई गांव में बिजली, पानी, सारी व्यवस्था कट गई है। राज्य सरकार ने आधा से ज्यादा रिकवर रेस्टोरेशन कर चुका है। 1,09,000 लोगों को बचाया गया है और कितनी ताकत लगी, करीब 6,500 आर्म फोर्सेस लगा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, 2,000 पुलिस बल राज्य सरकार का लगा है, 800 कोई अलग अलग सेना लगे हैं और इस सब मिलके, कई एनजीओ संगठन मिलके, कई राज्यों का जो संगठन है या राज्य सरकार के मदद से, वहां पे सब भारतीयों के मदद से वहां पे लोगों का राहत काम किया गया है। ऐसा राहत की व्यवस्था भारतवर्ष क्या दुनिया में भी इतने कम अवधि में 10 के 12 दिन में इतने लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए 1 मिनट, भक्त चरण दास जी सीधे चलते हैं देहरादून, माफ कीजिएगा मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि आपकी सरकार के मंत्री दिनेश अग्रवाल जो कि नियोजन मंत्री है उत्तराखंड के, वो हमारे साथ है। दिनेश जी, आज का क्या आंकड़ा है, अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं? देखिए, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो आज शाम तक जानकारी थी कि बद्रीनाथ में अब बहुत ही कम लोग रह गए हैं। पिथौरागढ़ जनपद में करीबन 600 लोग हैं जिनको निकालना बाकी है, वहां पर मौसम साथ नहीं दे पा रहा है। मेरी शाम को ही वहां के डीएम से बात हुई थी और जो कठिन परिस्थितियां हैं उसमें भी जो स्थानीय लोग हैं अब उनको भी निकालना आवश्यक हो गया है। जो पिथौरागढ़ जनपद के सुदूरपुर क्षेत्रों में जो अपनी पूजा के लिए या दूसरे कर्मों के लिए गए बैठे, तो हमारा पूरा ध्यान अब इस समय पे जो जहां पर भी, क्योंकि इधर का इवैक्यूएशन पूरा हो गया है, बद्रीनाथ भी करीबन पूरा हो गया है, पूरा ध्यान हमारा फोकस जो है वो पिथौरागढ़ जनपद पे है, जहां पे जो भी लोग जिस जगह पर भी हैं उनको हमको निकालना है, ये हमारी प्राथमिकता है।
दिनेश जी, मेरा दूसरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई तरह के संघर्ष चल रहा है साधु समाज के बीच में कि कौन केदारनाथ मंदिर के जो आउटर कोर्ट है उसको बनाएगा। सरकार ने इस पर क्या फैसला किया है? केदारनाथ का जो मंदिर है उसके बाहरी जो ढांचा बना हुआ था, क्योंकि मंदिर तो सुरक्षित है, उसको कौन बनाएगा, कब बनाएगा, कब से उसका जीर्णोद्धार शुरू होगा? देखिए, जो ESI है उसके साथ मिलके सरकार ने बिल्कुल अपना मंतव्य जाहिर किया है कि सरकार उसके निर्माण कराएगी। उसमें जो सहयोग देना चाहिए सरकार उसका स्वागत करेगी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है। उसमें क्योंकि जो ये हमारे राज्य की अस्मिता का प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर हमारे राज्य का एक प्रमुख केंद्र है और हमारी आस्था का भी पूरे भारत की आस्था का केंद्र है। उसमें राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी, है और रहेगी। उसमें संतों का भी जो है वो विश्वास और आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन लिया जाएगा। लेकिन निर्माण के लिए जैसे ही वहां पर सब स्थितियां, ये शवों के दाह संस्कार की जो कि वैदिक रीति रिवाज से वहां पर किए जा रहे हैं, इसके खत्म होने के बाद जैसी स्थिति बनती है तुरंत इस कार्य में जो है वो सरकार उसको करेगी। सरकार के ऊपर दबाव है साधु संतों के एक समुदाय, खासकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का, कि रावल समाज को वहां की पूजा से हटाया जाए। क्या सरकार रावल समाज के लोगों को वहां की पूजा से हटाएगी? देखिए, ये तो साधु संतों का अपना अपना दृष्टिकोण है। सरकार वो करेगी जो सर्वथा उचित होगा, उसमें सभी का। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि उचित क्या है सरकार की दृष्टि से। साधु संतों की बातें तो हम लगातार सुन रहे हैं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे दिनेश जी कि क्या उचित है सरकार की नजर में? नहीं, देखिए, इसमें सभी का मार्गदर्शन प्राप्त करके ही इसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसमें कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। इसमें क्योंकि अलग अलग विचार आ रहे हैं, अलग अलग लोग अपनी बातों को कह रहे हैं, तो सबकी बात पे मनन चिंतन करके सरकार उचित समय पे निर्णय लेगी। क्या रोड मैप होगा केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का? कब तक पूरा कर पाएंगे आप? शीघ्र, क्योंकि जो विकट परिस्थितियां हैं उसमें निर्णय लेकर जो है, जो भी हमारी राष्ट्रीय जो हमारी पुरातत्व की टीम है वो आएगी, उसको देखेगी और उसके बाद साधु संतों का भी उसमें आशीर्वाद लेके जल्द से जल्द उसको कराने की प्राथमिकता हमारी है और उसको हम करेंगे। आखिरी सवाल, NDMA ने आज कहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने UN का हवाला देकर 11,400 लोग लापता है। क्या आप इस फिगर को टैली करते हैं कि 11,400 लोग लापता है? देखिए, ये मेरे पास कोई ऐसा उचित या समुचित आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो लोग मिसिंग हैं उनकी जो सूचनाएं मिल रही है, जो लोग निकाले गए हैं या जो लोग घायल हैं वो तो आंकड़ा है। जो लोग इस समय पे मिसिंग हैं उनके आंकड़ा तभी प्राप्त हो सकता है जब सब तरफ से उनकी जो गुमशुदगी है वो प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से आंकड़ा सही मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश अग्रवाल साहब। भक्तचरण दास जी, मैं फिर आखिरकार इस समय ओछी राजनीति क्यों? माना सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया और ये कहा कि सरकार बर्खास्त हो, लेकिन मनीष तिवारी को, अजय माकन को, उन पर हमला करने की क्या जरूरत थी? आप लोग संयम बरतते, आप लोग बड़ा बन के दिखाते, आप लोग सरकार चला रहे। उन्होंने एक हरकत की, मैं मानता हूं, उन्होंने एक ट्विटर पर ऐसा संदेश लिखा जो शायद उनको नहीं लिखना था। ये मेरा नजरिया, ये सुषमा स्वराज का नजरिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, इस ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने भी किया है। दीपक जी, हम तो बहुत धैर्य के साथ आपकी बात सुन रहे हैं। जो लोग इतना बड़े ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करके इस्तीफा मांग रहे हैं, वो लोग अपना दामन में पहले झांक के देखना चाहिए। गुजरात में एक कन्विक्टेड मंत्री हैं जो कन्विक्शन कोर्ट उनको कर चुका है, और आप दीपक जी पुराने जर्नलिस्ट रेपुटेड हैं, आप कानून को भी जानते हैं। क्या ऐसे लोग मंत्री बने रहना चाहिए? आज तक क्यों बीजेपी उस पे बारे में एक शब्द भी मुंह नहीं खोल रहे हैं? और आप जो लोग इस आपदा में भी आप उनको रिजाइनेशन मांग रहे हैं, तो इसको समझना चाहिए कि कब क्या राजनीति होना चाहिए, उसका भी समय होता है। इस बात को बीजेपी को समझना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को बीजेपी को भी समझना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी। भक्तचरण दास,
भक्त चरण दास जी, मैं आपको एक बाइट सुनाता हूं जो कि आज अखिलेश सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री ने दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री आजम खान ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। आजम खान ने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। सुनिएगा कमाल साहब, याद से, ध्यान से। अब देखिए, काम बहुत करते हैं तो थक तो जाते होंगे, बहुत काम करते हैं, दौड़ भाग बहुत करते हैं। वो जंगल में इलेक्शन हुआ तो एक बंदर ने शेर को हरा दिया और अध्यक्ष बन गया जंगल का। और लोमड़ी का बच्चा पकड़ के ले गया शेर, तो अध्यक्ष जी के पास गई और उसने कहा, अध्यक्ष जी हमारे बच्चे को शेर ले गया, और अभी छुड़ाते। और बंदर भाई पेड़ पे चढ़ गए और 1 घंटे तक ऊपर नीचे इस डाल उस डाल। उसने कहा, यार क्या कर रहे हैं? उसने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, ये तो हम कर सकते हैं, हम देखो पसीने पसीने हो गए। उसने कहा, तो शेर के मुंह में का ये नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो राहुल जी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो सुना कमाल फारूकी साहब, कितना बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बंदर किस तरह से कोशिश करता है। संदर्भ राहुल गांधी थे। राहुल जी के बारे में चिंतित बहुत है आजम जी, बहुत धन्यवाद। राहुल जी जैसे मानववादी इंसान हमने बहुत कम देखा है, और जिस तरह से उनकी कदम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है कि वो बहुत चिंताशील है राहुल जी के बारे में। धन्यवाद। कमाल फारूकी जी, आपसे सवाल, उचित था ये बयान? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि आजम साहब जो फरमा रहे थे वो किस्सा बयान कर रहे थे कि भाई एक आदमी है जो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी सी मेहनत करके बतला रहा है हम पसीना पसीना हो गए। लेकिन हम इन तमाम चीजों को अलग हटाकर एक बात ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरह से वहां राहत का काम कर सकें, और एक दूसरे के ऊपर हम किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म 50 मौके आएंगे जब हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो हमें कर सकते हैं, वो हम उनको कर सकते हैं। लेकिन मेरा शायद टाइमिंग जो है अभी सिर्फ इस बात की हमको इजाजत देते हैं कि हम अपना सारा का सारी तवज्जो जो है उन लोगों की आबादकारी पर लगाएं, और सब लोग मिलकर इसको बाद में तय करेंगे, देखेंगे कि किसने क्या गलती करी क्या नहीं करी। मौका आएगा जरूर, मौके की हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन अभी इस वक्त ये मौका नहीं है कि हम इन तमाम चीजों में पड़े। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए, ये मेरी जाती राय है कि मैं तो किसी भी किस्म का कोई किसी के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं निकाल सकता। काश ये सलाह आप आजम खान साहब को दे पाते, मैं बड़ा शुक्रगुजार होता आपका। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने बताया है कांग्रेस को राष्ट्रीय आपदा। नकवी साहब, कांग्रेस राष्ट्रीय आपदा क्यों है? भक्त चरण दास जी सुनना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जी ये है कि हमने शुरू से जो स्टैंड हमारा था वो ये था कि राहत पर राजनीति और सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और इस बात को हम शुरू से ये बात कहते रहे, कांग्रेस पार्टी के मित्रों को भी ये बात बताते रहे। लेकिन आपको याद होगा कि राजनाथ जी गए, नरेंद्र मोदी जी गए, और जिस दिन गए उस दिन, उसी के दिन पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे के पूरे मंत्रियों का पूरा अमला एक साथ खड़े होकर के और पानी पी पी करके उसका पूरा आलोचना करता रहा, पूरा गालियां देता रहा। कभी कहता रहा कि ये डिजास्टर टूरिज्म पे गए हैं, कभी कहता रहा कि ये छिचोरी राजनीति है, कभी कहते रहे कि सुरक्षा एजेंसी जो काम करने वाली एजेंसियां हैं उनके बीच में तालमेल नहीं है, इसकी वजह से जो है वो आपदा की राहत में तमाम तरह की समस्याएं आ रही। ये तमाम तरह की चीजें खुद कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। और जब मोदी जी भी गए, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर राजनीति करना है, लोगों में विश्वास कायम करना। उसके साथ ही साथ अगर राज्य सरकार को किसी तरह की मदद चाहिए तो वो मदद करना है, उसका उन्होंने एक ऑफर किया, और तो राज्य सरकार ने कहा नहीं, हमारी इजाजत के बिना, हमारी परमिशन के बिना जो है वो यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता और कोई राहत का काम नहीं हो सकता। उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन इस तमाम चीजों की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, और कांग्रेस पार्टी ने उस समय की जिस समय की पूरा देश जो है वो देख रहा था कि किस तरह से आज हजारों हजार लोग, आपके चैनल दिखा रहा था कि मौत हो रही है, लाखों लोग जो है वो पीड़ित और प्रभावित थे।
ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी अपनी ऊर्जा, पूरी अपनी शक्ति उस राहत के लिए लगाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से लड़ने में लगा रही थी। भक्त चरण दास जी, आप पर सीधा आरोप है कि राजनीति आपने शुरू की जब से नरेंद्र मोदी देहरादून उतरे। दीपक जी, जब लोगों को राहत चाहिए और राहत का काम तेजी से हुआ और आज तक हो रहा है, और जो राजनीतिक बातें करके भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की प्राकृतिक आपदा बना रखे हैं इस मुल्क में, वो हमारे देश के लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत संवेदनशील से कहना चाहता हूं, खुद नकवी साहब खुद आत्मसमीक्षा करें कि प्राकृतिक आपदा कौन है, अपनी आत्मा को सवाल करें, उनको जवाब मिल जाएगा। तो मैं इस पर राजनीति करना नहीं चाहता हूं। ये समय है सबको मिलकर काम करने का और करना चाहिए। मतलब आपको लगता है बीजेपी एक राष्ट्रीय आपदा है? नहीं, वो क्या है, वो आत्मसमीक्षा करें। वो इन दिनों कितने जगह पे आपदा आई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, और ऐसे समय में राजनीतिक आपदा केवल शब्दों की जाल में आप प्राकृतिक आपदा नहीं बना रहे तो क्या बना रहे हो? नहीं, इनकी पार्टी पे भी आपदा आई हुई है। नहीं, उनकी पार्टी में क्या आपदा आई है तो उनका आत्मसमीक्षा करेंगे तो तब दीपक जी पता चलेगा। मैं कैसे बता सकता हूं? एक एक राज्य करके तो सारा खिसक रहा है इनके हाथ से, मैं क्या बताऊं? नक्की साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप भक्तरंजा जी उसकी चिंता मत करिए। आपके हाथ से देश खिसक रहा है, आपका सत्ता का सिंहासन डोल रहा है, और आपके सत्ता के सिंहासन को चाहे जितने भी भ्रष्टाचार के हाथ उसको पकड़ के रखें, वो बचने वाला नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज जो आज जी गुजरात में आपका कन्विक्टेड मंत्री को आपने निकाल नहीं पाया। आज आप कर्नाटक में रेड्डी ब्रदर्स को अरेस्ट होने के बाद जेल जाने के बाद टिकट दिया, और वहाँ क्या हुआ? आपने ऋषिकेश का 4 आपकी सरकार ने दे दिया 13 करोड़ रुपया में, उत्तराखंड में आपको दंड मिल गया, और आपने कहा से कहा जा रहा है शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल को अपमान रोकता हूँ दोनों को अपने मन की बात कर लेने दीजिए। कमाल भाई, इस पे कभी भी विस्तार से चर्चा हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा क्या हुआ उत्तराखंड में, इससे पहले राजनीतिक प्राकृतिक आपदा हिमाचल में, कर्नाटक में, और आगे क्या होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, सब आप देखेंगे आने वाले दिनों में। नहीं, हमको लगता है एक एक करके बोलना चाहिए, एक एक करके बोलना चाहिए ताकि आवाज सुनी जा सके। भक्त चरण दास जी, अब तक यह आरोप लगता रहा है केंद्र और राज्य सरकार में कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये कभी नहीं मानते हैं। जिस दिन घटना हुआ उस दिन से राज्य सरकार तत्पर रहे। तुरंत प्रधानमंत्री जी गए, यूपीए अध्यक्षा गई, होम मिनिस्टर गए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए, और पूरा रिलीफ ऑपरेशन लागू हुआ। मैंने कहा 6500 एयरफोर्स, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ सारा फोर्स रहा, 2000 करीब पुलिस बल रहा, 800 दूसरे अलग अलग पुलिस बल रहे। इतने लोगों का रिलीफ ऑपरेशन हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में सारा लोग लग गए, तब ना 1,09,000 लोगों का ये 10-12 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन हो पाया, इनको बचा जा पाया। तो नहीं तो नहीं हुआ होता। तो इसमें नेग्लिजेंस कहां हुआ है? इतना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन दुनिया में, विश्व में कभी नहीं हुआ। जो हुआ है उसमें कोई शाबाशी नहीं दिया जा रहा है, सारा राजनीति की बात हो रहा है। इसका मतलब यह है कि राज्यों में जब कोई भी सरकार बनेगा, चाहे भाजपा का हो, किसी का हो, अच्छे काम का कोई प्रशंसा नहीं होगा, बुरे काम का सब प्रशंसा होगा, अच्छे वो लोगों को निंदा किया जाएगा, अच्छे लोगों को पद छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की बातें हो गई तो राजनीति में क्या अच्छाई की स्थापना होगा? अच्छा, एक सवाल पूछना चाहते हैं नकवी जी पूछिए। बस चरणदास जी, एक बात ये बताइए कि आपने तो बताया कि 1,50,000, 1,60,000, आपने अभी तक, मैंने 1,60,000 नहीं कहा, 1,09,000 की बात किया। जो भी जितने भी आपने राहत के लिए जितने कैंप उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार ने बनाए हैं, क्या जो राहत के लिए पूरे देश ने ट्रकें भेजी है, पूरे देश ने राहत सामग्री भेजी है, वो क्या किस परमिशन का इंतजार कर रही है, और किस राहत के जो आपकी यूनिट है किसका इंतजार कर रही है? कितने आपने सेंटर्स बनाए हैं इतनी बड़ी आपदा के बाद? आप जरा एक लाइन बता दीजिए मुझे। कई राज्यों का
सेंटर बना है, अपना अपना कई एनजीओ बनाए हैं और सबकी राहत जो भेजा गया है सब काम में है। एक महीना के लिए वहां पर सारी खाद्यान्न का व्यवस्था है। मैंने कहा ना 4,200 बताइए ना, देश को बताइए कि 4,200 गांव में अफेक्टेड है और सभी गांव में राहत की व्यवस्था पहुंचा है। नहीं, तो देश की जनता जानना चाहती कितना बनाया आपने, कहाँ बनाया, और अभी तक जो है वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की है, बताइए। लोग समझेंगे कि भाई आप बहुत मैंने कहा ना, राज्य सरकार ने जितने मैन पावर लगाया है और उसके साथ साथ 5,100 से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल लगाया गया है और पूरा बल उसमें लगा है। अभी भी 27 से अच्छा, एक मिनट, ये बहस बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन मैं दोनों का ध्यान। नकवी साहब, आपने राउडी राठौर पिक्चर देखी है? नहीं, मैंने देखी, देख लेंगे, बताइए ना। नहीं, भक्त चरण दास जी, आपने देखी है क्या? मैंने सुना, आपने जो कहा वो सुना मैंने, देखा नहीं, मैं आपको सुनाता हूँ राउडी राठौर का एक डायलॉग, फिर उस पर हम बात करेंगे। राउडी राठौर का डायलॉग एक बार फिर से पेश किया जाए। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। सभी नेताओं ने कहा था कि इस पर राजनीति नहीं होगी, लेकिन सब राजनीति कर रहे हैं। सो डोंट एंग्री पब्लिक। मुख्तार जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मौत की मैथमेटिक्स और राहत पर रोक, ये दो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे के पूरे जो आपदा आई उसमें। इसलिए हम तो शुरू से ये बात कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। वो आपने जो इस फिल्म का डायलॉग सुना है वो ठीक बात है, राउडी राठौर का जो डायलॉग सुना है वो ठीक है, लेकिन मैं आज की तारीख में हम सब लोग एक बात से दुखी हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी ये नहीं बता पा रही है कि उसने राहत के लिए कौन सा उसका, चलिए ठीक है 8-9 सालों में उसकी जो आपदा से संबंधित कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं हुई, कोई उसने योजना नहीं बनाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन आज जो है वो इसके बाद भी उसने कौन सी योजना बनाई? केवल एक योजना दिखाई पड़ी कि उनके युवराज 7 समुद्र पार से आते हैं, आने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा जो है बैंड बाजे के साथ जश्न होता है, और जश्न होने के बाद युवराज फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर। उसके बाद पूरी कांग्रेस का अमला कहने लगता है कि और नेता क्यों नहीं गए। उससे पहले कह रहा था वही अमला कि ये नेता क्यों गए, उसके बाद कहने लगा कि ये नेता क्यों नहीं गए। तो ये जो सवाल है, ये सवाल जो है वो आज लोग जानना चाहेंगे, और जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रभावित हैं, उनको राहत मिलनी चाहिए, कहीं से भी आ रही हो। ये दीपक जी, ये पहला, भक्त चरण दास जी भी जानते होंगे, ये पहला ऐसी आपदा है, इतनी बड़ी आपदा कि सरकार की क्रेडिबिलिटी तो देखिए कि पूरी दुनिया के किसी देश ने ना तो मदद की बात करी और ना तो संवेदना व्यक्त की। हम छोटे से किसी देश में छोटी सी घटना हो जाती है तो आगे बढ़कर के करते हैं। तो ये अपने आप में किस सरकार की क्रेडिबिलिटी तो देखिए, सरकार की विश्वसनीयता देश में खत्म हुई है, विदेशों में भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भक्त चरण दास जी, जवाब तो बनता है। दीपक जी, इस सरकार की कामयाबी को देखिए कि किसी भी देश के सरकार को सहयोग देने के लिए मौका नहीं दिया। इतना कामयाब ऑपरेशन हुआ, इस बात को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर करके हर चीज को राजनीति की संज्ञान देने की जो प्रयास कर रही है, ये बहुत दुखद बात है। और इससे अच्छा विश्व में, मैं कह रहा हूं, विश्व में कोई अच्छा ऑपरेशन नहीं हुआ। इतने कम दिन में इतने लोगों को रेस्क्यू करने का उदाहरण कहीं भी नहीं है। एयरफोर्स ने 20 से 45 हेलीकॉप्टर लगाया था, 17,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया हेलीकॉप्टर से केवल, और प्राइवेट हेलीकॉप्टर राज्य सरकार ने 10 से 15 हेलीकॉप्टर लगाया था, उसमें 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और सारे ताकत के बावजूद 1 लाख आज 9,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इतना अच्छा है, एक एयरबोर्न डिजीज अभी तक नहीं हुआ।
एक कोई पीड़ित नहीं हुआ खाद्यान्न से कि कोई बीमारी हुआ है, एक कोई पीड़ित नहीं हुआ कोई वाटरबोर्न डिजीज से। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप देखिए कोई कहाँ है कोई एक मरने का आप उदाहरण है कि इन बातों से कोई मरा है? लाखों लोग वहाँ के उत्तराखंड लाखों लोग परेशान। अरे 1,09,000 लोग तो वहाँ पे शिफ्टिंग हुए हैं। जो आंकड़ा है कि 10-12 हजार लोगों का आज मिसिंग फिगर है, वो मिसिंग फिगर भी आ जाए तो पता चल जाएगा उन लोगों का क्या हुआ है, और उनकी परिवारों को जो मिसिंग है उनके भी संवेदना के लिए उनको राहत की बात सरकार ने कर चुका है। चलो पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं डिस्कशन को। बहस के लिए मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। प्रदीप सिंह जी, सवाल मेरा आपसे है, चलो हम नेताओं से कहते हैं, हमारे तमाम माननीय नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी, भक्त चरण दास, कमाल फारूकी, कि ये आगे से कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे, क्या ये वादा करेंगे जनता से? नहीं, कभी नहीं। देखिए कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब सुन लेते हैं, इनके मुंह से सुन लेते हैं। कमाल फारूकी जी, सबसे पहले आप ये शपथ लीजिए कि आप इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। दीपक भाई, मैं आपके सामने जाती तौर के ऊपर इस बात की कसम खाता हूं कि मैं किसी भी तरह से इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स न करूंगा, ना करने वाले को अप्रिशिएट करूंगा। चलिए, इस वक्त ये इंसानियत का मामला है, इसको हमको हल करना चाहिए। जज्बे की कदर करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप भी यही कहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सरकार नाकाम है तो उसको नाकामी का सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे हम, कि नाकाम सरकार को जो है कामयाबी का सर्टिफिकेट देते फिरे। ये तो दोनों बात हो गई, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरा। नहीं, देखिए, अगर कोई सरकार इतनी बड़ी संवेदनशील, इतनी बड़ी आपदा पर नाकाम रही है तो उसको हम क्या करें, कामयाबी का सर्टिफिकेट दें? हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सचेत करेंगे। इसका मतलब जो आप नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, वो आप डेफिनेटली करेंगे, और मुझे फिर बोलना पड़ेगा डोंट एंग्री मी। वही है दीपक जी। नकवी साहब, जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन इन लोगों की है कि ये कांग्रेस पार्टी की कि ये कुछ ना करें, ये जो है वो इतनी बड़ी संवेदनशील, इतनी बड़ी घटना पर जो है वो पूरी तरह से आराम से बैठ करके कैजुअल अप्रोच अपना करके कार्रवाई करे और देश जो है वो उनकी वाहवाही करे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जहां पर आलोचना होगी वहां आलोचना करेंगे, जहां पर अच्छे काम होंगे वहां उसकी शाबाशी देंगे, उसकी तारीफ करेंगे। चलिए, भक्त चरण दास जी, यही सवाल आपसे, शपथ लेंगे कि आप भी कोई राजनीतिक बयान नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बयान आपकी तरफ से आते हैं आजकल। दीपक जी, मैं आज मेरा बयान को आप जितने भी अभी तक आया है इस मामले में आप स्क्रूटिनी करके देख लीजिए कि मैंने कितना राजनीतिक बात किया है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपने जो राठौर की बात कहा, वो मुझे नकवी जी की बात से पता चला कि वो जरूर राठौर वाली बात नकवी जी में है, और नकवी जी भी कैसे करेंगे, वो तो सेकुलर मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी का, उनको तो मुंह खोलना ही पड़ेगा हमारे खिलाफ। इतना जल्दीबाजी जो है कि सत्ता अख्तियार करना है, भले कि वो जितना कोशिश करे वो होगा नहीं, लेकिन इतना जल्दीबाजी में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी राजनीति जरूर करेगी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैं अपने आप में, मैं राजनीतिक शब्दों में इन सब चीजों को मैं नहीं कहूंगा। लेकिन चलते चलते एक बात भक्त चरण दास जी आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हिंदी बड़ी शानदार हो गई है। नहीं, आप लोगों का दुआ है ना, इतना पुराने दिन से आप लोगों ने कुछ कुछ शिक्षा दिया है, हम लोग कुछ बातें हुई है। चलिए, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम तबाही पर, कम से कम विनाश पर, कम से कम महाप्रलय पर, कम से कम त्रासदी पर, कम से कम जो विनाश लीला हिमालय से आई है उतरकर उत्तराखंड पर, उस पर किसी तरह की राजनीति न हो। बाकी का विवेक हम इन राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं पर छोड़ते हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।